नमस्कार। अलगारी संज्ञानी के द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। वैसे तो हम लोग फाइट करते होंगे ना, बहुत बढ़िया। मतलब यार किसको नहीं पसंद है, क्योंकि यार एक्शन मूवी इतनी सारी हम लोग देखते हैं एंड देन क्योंकि फाइट एक बोलते हैं कि यार लाइफ का एक हिस्सा रह चुका है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं यार मज़ा आता है, बचपन में बहुत ने फाइट की होगी, लेकिन ये जो फाइट करते हैं हम, फाइट लाइक उसको एक कह सकते युद्ध, वन टाइप ऑफ। और ये जो युद्ध की बात करते हैं तो भाई साहब एक सवाल मन में ये भी आता है कि जो युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोग रहते भारत में, और भारत की जो युद्ध की जो परंपरा है, आज इसी विषय में बात करने वाले हम लोग, भारतीय युद्ध परंपरा या फिर भारतीय युद्ध कला। तो इस विषय के अंतर्गत हमारे साथ जो ज्ञानी आज उपलब्ध हुए उनका परिचय करवा देते हैं हम। श्रीमान दीप भाई पटेल। दीप भाई की बात करें तो वैसे तो क्या है ना कि बहुत लंबा परिचय है, और यदि मैं परिचय करवाने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये पूरा सेशन इसी में समाप्त हो जाएगा। तो कुछ जो इस विषय के अंतर्गत या फिर इससे जो रिलेटेड है उसकी बात करते हैं हम लोग। जो खुद 12 साल से भारतीय युद्ध कला में अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही वो टाइकोंडो, कराटे, जीत कोंडो जैसे अलग अलग विषयों में उन्होंने ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया हुआ है, तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो खेल चुके हैं। वैसे मार्शल आर्ट्स के अलग अलग विषयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण देते हैं। कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बी ग्रेड जज की पदवी भी उनके पास है। उसके साथ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर भी है। मतलब बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि हम लंबा लंबा परिचय करवा जाएंगे तो मुझे लगता है समय बहुत चला जाएगा, और अभी भी उनका अध्ययन इस विषय पर चल रहा है, तो हमें उनसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दीप भाई, स्वागत है आपका हमारे इस सत्र में। धन्यवाद जी। सही है। तो वैसे हम बात कर रहे थे युद्ध कला की, तो युद्ध कला की बात करते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि युद्ध कला की शुरुआत कब हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पहले से शांति प्रिय देश रह चुका है, तो अभी ऐसा देखा जाए तो हमारे दो महाग्रंथ या फिर महाकाव्य जो भी हम कह लें, जैसे रामायण और महाभारत, उसमें युद्ध कला का अलग अलग विषय से परिचय विस्तार से दिया हुआ है। उसमें देखा जाए तो एक तो जो चीज़ है हमारे भारत के अंदर कि हम बहुत शांति प्रिय, जब तक हमें कोई छंछेड़ता नहीं हम किसी के ऊपर वार नहीं करते हैं। तो ये चीज़ के अंदर महाभारत में देखा जाए तो कौरवों और पांडवों का युद्ध, और रामायण में देखा जाए तो राम और रावण का युद्ध। तो युद्ध कला हमारे संस्कृति से ही जुड़ी हुई है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। महाभारत का कहीं मैं ज़्यादा उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जो भीम था, जो युधिष्ठिर था, या फिर जो दुर्योधन था, ये लोग अलग अलग युद्ध कला में महारत थे। युद्ध कला के अंदर अलग अलग चीज़ों में उनकी महारत हुआ करती थी। तो उसी तरफ से देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वो समय था हमारा, जबकि भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री राम हुआ करते थे, तो उस समय से युद्ध कला की शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक जैसे कि ऐसा मैंने सुना हुआ है कहीं ना कहीं कि वैसे तो युद्ध कला की शुरुआत हम जानते हैं कि यहाँ पे भारत में ही हुई है, जैसे कि आपने बताया, लेकिन कभी कभार ऐसे नैरेटिव भी चलते हैं कि युद्ध कला जो अन्य देशों में से आकर फिर भारत में आई है, तो ऐसी एक नैरेटिव अपने देखा हुआ है और चलता भी है। तो वास्तविकता क्या है इस विषय पर? जी अनिल जी, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविकता कुछ अलग ही है। जो नैरेटिव अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से आज हम जानते हैं, हमारे जो दो महाकाव्य का उल्लेख मैंने पहले के कह दिया, तो उसके अलावा एक बोधि धर्मा नाम के एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में जाकर बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था। तो बोधि धर्मा ने ये युद्ध कला अपने धर्म की रक्षा के लिए सीखी थी। उन्होंने खुद इसका गहन अभ्यास किया। अभ्यास करते करते वो आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ने के साथ उन्होंने ये कला में निपुणता हासिल की। उन्होंने किसी भी हथियार के बिना किसी को कैसे परास्त करना, उसमें महारत हासिल की। वो पैदाइशी
भारत के अंदर दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में पैदा हुए थे। ईस्वी सन से पहले भी मतलब 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म हो चुका था। वो एक क्षत्रिय कुल के जन्मे थे, और जैसे कि आप जानते हो कि क्षत्रिय कुल के जो भी होते हैं वो युद्ध कला में निपुण होते हैं। तो इसके हिसाब से बौद्ध धर्म ने ये युद्ध कला को अपने रक्त के अंदर शामिल कर लिया, खून में बसा लिया। तो वो इतने निपुण हो गए, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जो देश की यात्रा की, उसके अंदर उन्होंने वहाँ के बौद्ध साधु थे, जो लामा थे, जो भिक्षु थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अंगीकार करने वाले थे, उनको उनकी धर्म की रक्षा के लिए उनको ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, हकीकत में भारत के अंदर ही ये चीज़ की शुरुआत हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक किताब है, कराटे बेसिक्स लिखी हुई है। ये किताब रॉबिन रेली ने लिखी है, और ये किताब पब्लिश हुई है अमेरिका से। तो अभी ये किताब के अंदर हम देखने जाए तो 12वें पन्ने में इसका उल्लेख है कि बोधि धर्म ने ही शुरुआत की थी। ये उसका प्रूफ है, ये किताब भी बोलती है, जो कि एक अमेरिकन लेखक ने लिखा हुआ है। तो ये किताब के अनुसार भी मतलब ऐसा है, और जो सत्य है वो कभी बदल नहीं सकता, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी देश हो। युद्ध कला में सबसे सर्वोपरि हमारा भारत देश ही है। वाह, मतलब एक तो कि भारत में से कला यदि उसका मतलब निर्माण होने के बाद वो प्रस्थापित हुई है अलग अलग देशों में जी। चलिए, तो जैसे कि युद्ध कला की अपन बात करते हैं कि आपने जो बात की, तो वैसे कुल मिला के कितने प्रकार है युद्ध कला की बात करें तो? बेसिकली हम देखने जाए तो 2 ही प्रकार युद्ध कला के पड़ते हैं, एक शस्त्रों के साथ और दूसरा बिना शस्त्र के। मतलब एक अस्त्र शस्त्र के साथ जो मतलब कोई भी युद्ध होता है तो वो शस्त्रोक्त युद्ध कला बोलते हैं, और बिना अस्त्र शस्त्र तो वो निशस्त्र युद्ध कला, मतलब नियुद्ध भी बोल सकते हैं हम, संस्कृत में उसको नियुद्ध बोला जाता है। तो ये चीज़ के बारे में मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा, जैसे अस्त्र और शस्त्र, जो चीज़ हाथ में पकड़ के मारने से या फिर फेंक के मारने वाले जो हथियार होते हैं, या फिर कोई ऐसे घातकी, या वो बोला जाए कि वो कोई ऐसा चीज़ या वस्तु जिससे किसी भी इंसान पे वार करने से वो लगे और उसको हानि पहुंचे, वो जो युद्ध कला हुआ करती थी वो अस्त्र शस्त्र वाली युद्ध कला होती थी। उसके अलावा बिना किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के जो युद्ध कला मतलब होती थी, तो वो इसके अंदर आती है कि जो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग किए बिना हम कैसे किसी को मात दे सकते हैं। तो ये 2 प्रकार, मुख्य 2 प्रकार है। ओके, मतलब कि आपका तो अध्ययन में से निशस्त्र जो युद्ध कला उसमें हुआ, नियुद्ध जिसकी आपने बात की, तो शस्त्र की युद्ध के बारे में तो पता है कि हमने देखा हुआ है कहीं ना कहीं राजाओं महाराजों के युद्ध जो होते थे वो वगैरह, अभी खैर वो युद्ध भी बंद हो चुके हैं और अभी बॉर्डर पे जो लड़ते हैं वही युद्ध है शस्त्र वाले। तो जो नियुद्ध है जिसकी आपने बात की, तो उसके अंदर डीप में हम जाते हैं तो उसमें अंदर और भी मुझे लगता है, क्योंकि आपने जैसे अभ्यास किया हुआ है कराटे टाइकोंडो अलग अलग, तो उसमें नियुद्ध जो बोलते हैं उसमें अंदर कितने प्रकार हैं? अंदर नियुद्ध के अंदर हम देखने जाए तो नियुद्ध में ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अलग अलग प्रकार पाती है, जो कि हर एक देश जिन्होंने ये युद्ध कला का प्रचार प्रसार किया उन्होंने बोल दिया कि ये कला यहाँ से आई है, और भारतीयों ने वो अंधा होके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये यहाँ से आया, जबकि माना जाए कि वो चीज़ वहाँ से आई हुई ही नहीं है। अभी जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गया, मतलब कि रेसलिंग, फिर मुष्टि प्रहार जो हम उसको बॉक्सिंग बोल देते हैं, और जो मर्दानी खेल मतलब जो लाठियों के साथ खेला जाने वाला खेल, उसके अलावा तलवारबाजी, तो ये सारी जो युद्ध कला है वो अलग अलग डिफरेंट में पड़ती है। तो इसमें ये पौराणिक युद्ध कला के अंदर शामिल हो जाता है। जैसे एक तो हमारा मुष्टि प्रहार जो कि बॉक्सिंग खेला जाता है, दूसरा हमारा कुश्ती, उसको रेसलिंग के तौर पे खेला जाता है, तीसरा हमारा है
मर्दानी खेल जो कि लाठी के ऊपर से खेला जाता है। उसके अलावा जो तलवारबाजी की बात करें तो राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर केरल में आप जाओ तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। जिसके अंदर सबसे पुरानी आर्ट जिसको मानते हैं आज भारत के अंदर तो वो है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू एक इंडियन ट्रेडिशनल और बहुत अच्छा आर्ट है कि जो अभी भी जीवित है। ओके, जैसे कि आपने बात की कलर रिपेयर की, आई नो कि आपने जैसे बताया उस हिसाब से कलर रिपेयर टू, आई थिंक मैंने सुना हुआ है, मुझे उसके बारे में डिटेल पता नहीं है। लेकिन कलर रिपेयर की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ कहीं ऐसा आजकल जो चल रहा है कि चाइनीज, जापानीज एंड देन कोरियन, ऐसे अलग अलग जो देशों में से आई हुई कला है उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। जी बिल्कुल। तो और उसके साथ साथ भारतीय कला थोड़ी जो नाबूद होती जा रही है उसके साथ, तो उसके विषय में आपकी क्या राय है? मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि जापान, चाइना और साउथ कोरिया, कोरिया, ये कोई भी देश है, मैं उसको बाइफरकेट करके बताना चाहता हूँ कि जो कराटे और जो जूडो गेम है, जो गेम के तौर पे खेला जाता है, वो एक युद्ध कला का प्रकार ही है, मगर अभी ट्रेडिशनली छोड़ के उसको गेम के तौर पे खेला जाने लगा है। ये ऐसे ऐसे गेम है कि जो वहाँ से आई है और यहाँ इंडिया में उसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है एज अ स्पोर्ट्स, एज अ ट्रेडिशनल और एज अ सेल्फ डिफेंस, कोई भी मतलब एक आर्ट हो गए। तो जूडो और ये कराते दो चीज़ें ऐसी है कि जो जापान से आई हुई है। उसके अलावा टाइक्वांडो जो है वो साउथ कोरिया से बिलोंग करता है। कुंगफू जो है वो वुशु और कुंगफू दोनों चीज़ चाइना से बिलोंग करती है। उसके अलावा जिजित्सु जो गेम हो गई वो ब्राज़ील से बिलोंग करती है। उसके अलावा मुआई थाई जो गेम है वो थाईलैंड से बिलोंग करती है। काली मार्शल आर्ट्स या कुछ भी और गेम है जो अलग अलग कंट्री से, जैसे रशिया हो गई या फिलीपाइंस हो गया, तो वहाँ से ये बिलोंग करता है। फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स अलग है, कावा मागा अलग है। उसके अलावा इसमें देखा जाए तो जीत कुनेडो, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जानते मगर ब्रूसली की आर्ट के नाम से जानते हैं। तो ब्रूसली जो चीज़ करता था वो एक जीत कुनेडो आर्ट थी। वो भी एक नृत्य कला का ही प्रकार था, मगर उसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। उसमें नो लिमिटेशंस, नो बाउंड्रीज, टिल डेथ। वो जो चीज़ थी वो जीत कुनेडो है। तो ऐसे अलग अलग कंट्री से वो फॉरवर्ड होती गई, कोई ना कोई लोग उसको सीखते गए, फिर एसोसिएशंस बनते गए, फिर उन लोगों ने उसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 वो पूरे विश्व में फैलती गई। तो अभी भारत में इसका चलन थोड़ा ज़्यादा है, मगर हमारी जो पौराणिक युद्ध कला है उसके अंदर हम देखने जाए तो पंजाब से बिलोंग करता है गतका। दूसरा मणिपुर और नागालैंड, आसाम, वहाँ पे देखने जाए तो थांग था। उसके अलावा नीचे हम आते हैं तो हमारे यहाँ भी राजस्थान, गुजरात में तलवारबाजी, लठबाजी। नीचे महाराष्ट्र में जाए तो मर्दानी खेल, और उसके नीचे केरला में जाए तो कलरीपयट्टू, तमिलनाडु में जाए तो शिलम्बम, जो कि वो प्रोफेशनली और प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है। तो वो सारी आर्ट के हिसाब से हमको उसका प्रचार प्रसार थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। उसको हमें थोड़ा डेवलप करना चाहिए। उसके थोड़े एसोसिएशंस हाई लेवल पे उसको मतलब प्रमोट करना चाहिए। उसके अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए या फिर उसके ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए। आप उसको प्रमोट करो, उसको सिखाओ। लोगों के बीच में जब तक नहीं लाओगे तब तक वो किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ हमारे पास भी इतना भरपूर खजाना पड़ा है। जैसे मैं बोलूँ कि मुष्टि प्रहार, जो कि बनारस में मुष्टि युद्ध कला तरीके से पहले जाना जाता था, क्योंकि बनारस भगवान श्री कृष्ण और ये 5 पांडवों का कुछ कर्म क्षेत्र के नज़दीक था, तो नज़दीक हुआ करता था। उसी हिसाब से मुष्टि प्रहार सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला इंसान जो महाभारत के समय से हम जानते हैं, तो एक तो भीम था जिसको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती थी, और दूसरा था दुर्योधन। दोनों टक्कर के इंसान थे। तो ये दोनों इंसान की वजह से मुष्टि प्रहार जो धीरे धीरे अभी इंटरनेशनल जो गेम्स होने लगे हैं, जैसे कि ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, या फिर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, ये सारी चीज़ों में ये जो गेम होता है तो वो गेम एक आर्ट के फॉर्म में निकल से फिर एक पॉइंटिंग गेम के तौर पे चला गया।
तो अभी 2 गेम ऐसे जो बहुत अच्छे तरीके से इंडियन गेम है वो खेले जाने लगे, एक है बॉक्सिंग और दूसरा है रेसलिंग। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस विषय के साथ साथ एक कि अभी इंडियन हिस्ट्री जो बात की अपन ने, कि जो अलग अलग जो युद्ध कलाएं हैं, तो ऐसी कितने युद्ध कलाएं हैं कि जो अभी भी मतलब पहले की है लेकिन अभी भी उसको यूज किया जाता है, इंडियन की बात करें तो। इंडियन की बात करें तो वैसे बहुत सारी युद्ध कलाएं ऐसी है, सब माना जाए कि उसकी जननी जो युद्ध कला है उसका उत्पत्ति क्षेत्र ही मान लो कि भारत ही है। उसको छोड़ के मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बॉक्सिंग हो गया या फिर दूसरा रेसलिंग हो गया, रेसलिंग में से थोड़ा सा हटके फिर जूडो जो गेम होने लगी है, उसको अलावा थांग था जो गेम है, जो मतलब वेपन से जितने भी गेम खेले जाते हैं या विदाउट वेपन जो भी गेम खेले जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो इंडिया से ही बिलोंग करता है। क्योंकि कलरीपयट्टू एक ट्रेडिशनल ऐसी आर्ट है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन का इसके अंदर सिखाने का तरीका होता है। और जो हम बोलते हैं मर्दानी खेल या तलवारबाजी, तो फेंसिंग एक जो तलवारबाजी की गेम है वो भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारे इंडिया से ही बिलोंग करती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी गेम हो गई है, तो उसमें मैं वापस एक बार गिना देता हूँ: बॉक्सिंग, फेंसिंग, जूडो और कुश्ती। एक मेरा जो सवाल था आगे वाला, वो मतलब एक एक तरह से, क्योंकि मैंने जो सुना हुआ है उसके हिसाब से, कि हम लोग जब बात करते हैं शिवाजी महाराज के समय की जो युद्ध कला की, और हालांकि वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रही है कहीं इंडियन आर्मी में, या फिर ऐसा मैंने सुना है कि या फिर इसराइल के कई क्षेत्रों में, तो उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता। जी बिल्कुल, जो अभी कहीं ना कहीं जो ऐसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी सेना को जीतना कुछ मुश्किल हो जाता है, तो वो टाइम पे ये लोग शिवाजी महाराज का जो एक गेरिला युद्ध पद्धति का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इंडियन आर्मी और इजराइल की आर्मी फॉलो करते हैं। तो हमारे प्रेरणा लेके इंडियन आर्मी ने मतलब हम बोला जाए कि विश्व गुरु भारत ने किसी और देश को ये चीज़ सिखाई है, और इजराइल ने इसको अपना के कई सारे युद्ध भी अलग अलग कंट्रीज के सामने जीते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इसराइल, मतलब ऐसा सुना था कि इसराइल वाले भी कहते हैं कि उन्होंने जो युद्ध कला है वो शिवाजी महाराज के प्रेरणा से सीखी हुई है। तो या एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ कुछ ऐसा सवाल जो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमें चोट भी देते हैं, कि हम बात करते हैं भारत की, और जहाँ कहते हैं कि मतलब औरतों का सम्मान किया जाता है, महिलाओं का सम्मान जहाँ पर होता है, और इसी देश में क्या युद्ध क्षेत्र में महिलाओं का इतना महत्व था क्या? जी बिल्कुल, मैं पुरानी बातों में से कोई कोई बात ऐसे बताना चाहूँगा जिसको अभी की जो ऐसे बोले कि एजुकेशन पॉलिसी मानो या फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी मानो कि कुछ भी मानो, उन लोगों ने इतने हद तक मतलब ऐसा कचरा कर दिया है कि जिसके अंदर कोई चीज़ें मतलब देखने को ही नहीं मिलती। जो हकीकत का जो इतिहास है, जो चीज़ें हकीकत की है वो तो दिखाई नहीं जाती। जैसे हमारे अंदर अभी जो बोलते हैं कि महिलाएं कंधे से, पुरुष का कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो उसी जमाने से ये सारी चीज़ें चलती आई है। जबकि माना जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई, फिर रानी अहल्या, फिर रुद्रमांबा, फिर साउथ इंडिया में चिन्नम्मा, तो ये जो स्त्रियां थी, जो वीरांगनाएं थी, जो एक प्रकार से बोलते हैं कि जो योद्धाएं थी, तो ये भी एक युद्ध कला के अंदर बहुत निपुण हुआ करती थी। जैसे माना जाए कि अंग्रेजों के सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत अच्छे से जंग खेली। तो वो हमारे लिए आज चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं होती कि क्या है, कौन है, उनके बारे में पढ़ा ही नहीं जाता, स्कूलों में उनके बारे में विस्तार से बताया ही नहीं जाता। तो लोग उसी चीज़ को जानेंगे जो चीज़ हमने दिखाई है। तो हकीकत ऐसी है कि युद्ध कला के अंदर महिलाओं का भी पहले से उतना ही दबदबा रहा है जैसा पुरुषों का। तो ये तो बात हो गई इतिहास की। तो वर्तमान स्थिति में आपने बताया कि महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो ऐसे कितने जगहों पर ऐसा होगा कि अभी भी वर्तमान स्थिति में वैसे दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उतनी मात्रा बढ़ी नहीं है महिलाओं की या फिर डिफेंस की, तो उसके बारे में? कोई भी चीज़ में ऐसा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे हट जाती है, या फिर कोई भी घरेलू प्रॉब्लम, घरेलू कोई क्वेश्चन की वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। बाकी मेहनत करने वाली लड़कियां तो आज भी भारत के अंदर उतनी हैं
मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल प्लेयर हमारी श्री मैरी कॉम जी, तो वो एक इतनी बेहतरीन बॉक्सर है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो संघर्ष किया है, तो वो लाजवाब चीज़ है कि हाँ, महिला भी हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकती है। तो कोई ना कोई मतलब ये चीज़ों में ऐसा है कि लगने का डर ज़्यादा रहता है, चोट का डर रहता है, तो ये युद्ध कला है। तो युद्ध कला का मतलब ही यही होता है कि लड़ना। जो इंसान लड़ने में आगे बढ़ गया, वो इंसान पूरी दुनिया जीत गया। तो मैरी कॉम जी का बहुत बेहतरीन इसमें एग्जांपल है। मैरी कॉम जी बहुत बार इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पदक विजेता हुई है, उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। तो मैं अच्छे से उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, कि वो जो कर रही है बहुत बेहतरीन है। और भारत देश के लिए वो एक बोलते हैं कि गोल्डन गर्ल का हम ऐसे उनको बोल सकते हैं कि हाँ, कि एक लेडी है जो आइडियल पर्सन है जो युद्ध कला के क्षेत्र में, कि मैरी कॉम जी ने जो किया है वो बहुत बेहतरीन है। वाह, मतलब कुल मिला के जैसे कि युद्ध की बात हो रही थी, और वैसे हम लोगों ने जो बात की कि भारतीय युद्ध परंपरा भी उतनी ही आगे थी कि, और उसका बहुत बड़ा महत्व रहा हुआ है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गायब होती जा रही है। तो बस आखिरी सवाल यही था कि वर्तमान में यदि भारतीय युद्ध कला को जीवंत रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके प्रश्न से मैं बहुत सहमत हूँ, और आप जो ये प्रश्न कर रहे हो उसको मैं अपने जहन से लगा के बैठा हूँ। मैं खुद एक बोला जाए कि विदेशी सिस्टम से युद्ध कला सीखा हुआ इंसान हूँ, मगर मुझे आज भी कलारीपयट्टू या फिर लाठी दाव या फिर तलवारबाजी का मुझे इतना ही शौक है। मैं उतनी ही उसकी भी प्रैक्टिस करता हूँ जितनी जो मैं विदेशी कलाओं की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये चीज़ के बारे में इतना आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो कला है उसको जीवंत रखने के लिए उसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना ज़रूरी है। किसी ना किसी देश को हमें अभी उसको सिखाना बताना ज़रूरी है। हमारी कला के बहुत बेहतरीन फ़ायदे हैं जो आज पूरा विश्व उसकी कल्पना नहीं कर सकता, उतना हम हमारे पास रख के बैठे हैं। हमारे पास उतनी सारी चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल है कि जो हमने कभी सोची भी नहीं है। तो ये सारी युद्ध कलाओं को बचा के रखने के लिए हमको उसका लगातार अभ्यास करना चाहिए, या फिर उसका कोई ना कोई जैसे सेमिनार हो गया, उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, फिर उसकी एक प्रायोगिक प्रयोगशाला हो गई, या फिर कोई उसकी स्कूल हो गई। ये सारी चीज़ें खोल के या फिर ऐसे प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं जिसकी जगह से फिर हम उसको अलग अलग जगह पे सिखा सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा जर्मनी का। जर्मनी देश में आज सबसे ज़्यादा लोग कलरीपयट्टू की डिमांड करते हैं, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कृत और भारत की संस्कृति बहुत ही मायने रखती है। और वो एक देश ऐसा है कि जहाँ पे आप कलरीपयट्टू जानते हो तो आपको अर्लियर वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये वर्तमान में हम लोग जो क्या कर सकते हैं भारतीय युद्ध कला के लिए, वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है भारतीय जो युद्ध कला है उसको हम आगे प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे दीप भाई ने अपना ओपिनियन दे दिया है, लेकिन ये जो परंपरा है, ये जो प्रणाली है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या, और उसके लिए क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी विषय के साथ मुझे लगता है कि युद्ध कला इतना बड़ा विषय है कि उसके लिए शायद बहुत सारे सत्र हम करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक है जो आप ले सकते हो चैनल में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।